मुझे लगता है अब किसी समझदार के मन में संदेह नहीं कि बड़े पैमाने पर प्रवासन पश्चिमी देशों को नष्ट कर रहा है। ठीक है, हमारे पास इस दावे का समर्थन करने के लिए अपार मात्रा में डेटा है, क्योंकि पश्चिम में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन्होंने वैश्विकवादियों के दबाव के बावजूद बड़े पैमाने पर प्रवासन का रास्ता नहीं अपनाया, क्योंकि दुर्भाग्यवश यूरोपीय संघ वैश्विकवादियों के हाथों में चला गया और यही कारण है कि यूरोप बिखर गया। और दुर्भाग्यवश वह वोक वामपंथी खुली सीमा नीति अमेरिका में भी आ गई और अब ये ऑस्ट्रेलिया में भी आ रही है। फिर से मुख्य दोषी हैं वामपंथी वोक राजनेता। ऑस्ट्रेलिया में हमारे यहाँ 500 मिलियन प्रवासी आ रहे हैं, कानूनी प्रवासी। वास्तव में ऑस्ट्रेलिया में हमारे यहाँ अवैध प्रवासी नहीं है, हमारे यहाँ कानूनी प्रवासी है। मुझे लगता है ओवरस्टे वीज़ा वालों की संख्या करीब 75-77 हज़ार है, जो अन्य देशों के मुकाबले बहुत कम है, पर हम हर साल करीब 5 लाख कानूनी प्रवासी लेते हैं। आमतौर पर कोविड से पहले तक हम लगभग 1 लाख प्रवासी लेते थे, ठीक है, जो संभालना आसान था। तो यही हो रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, इसे शुरू करता हूँ। इस ग्राफ को देखिए, आप समझ जाएंगे मैं किस ओर जा रहा हूँ। ये प्रति 1 लाख लोगों पर बलात्कार की संख्या है। देखिए 2010 में यह कहाँ था? देखिए ये काफ़ी कम था, फिर भी ये पोलैंड से ज़्यादा था। सबसे नीचे वाला पोलैंड है। 2012 के बाद देखिए ये बढ़ने लगा। ये यूनाइटेड किंगडम है। यूनाइटेड किंगडम यूरोप की रेप राजधानी बन गया है, शायद दुनिया की भी। शायद ये सिर्फ साउथ अफ्रीका से पीछे है, जहां ये सब गोरे लोग नहीं कर रहे। स्वीडन लगातार ऊपर जा रहा है। 90 के दशक में ये कम था, क्योंकि 80 और 90 के दशक में उन्होंने सीमाएं खोली थीं। अब स्वीडन आक्रामक रूप से नागरिकता रद्द करने की कोशिश कर रहा है। आपको बात समझ आ गई होगी। पोलैंड इतना कम क्यों था और अब और भी नीचे क्यों गया? क्यों? इसे देखो, यह यूरोप है। एक तरफ हमारे पास स्पेन है। स्पेन तीसरी दुनिया के प्रवासियों से देश भरने का सबसे बुरा उदाहरण है। आप न सिर्फ सीमाएं खोलते हैं, बल्कि उन्हें इनाम भी देते हैं जब वे आपके देश के कानूनों का सम्मान नहीं करते। इसे देखिए, ये उप सहारा अफ्रीका के लोग कुछ स्पेनिश लोगों को पीट रहे हैं। बस यही है, ये आम बात है। इस गरीब स्पेनिश महिला को देखिए जो अपने आदमी की रक्षा कर रही है। ये भी स्पेन, आइबेरिया में हुआ। मुझे लगा था ये लियोन, फ्रांस में हुआ, पर वीडियो कहता है ये स्पेन में है। कोई फर्क नहीं जहां भी हुआ हो। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, स्पेन। देखिए, ये उत्तर अफ्रीकी मुस्लिम एक बार के पास जाता है जब अंदर लोग मौजूद है। वो पेट्रोल डालता है और उसमें आग लगा देता है और मिडिल फिंगर दिखाता है। इसे देखिए, देखिए इनके अंदर कितनी नफरत और घृणा है। ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं जो मैं चलाता हूं। इसे देखिए, मैं आपको यह वीडियो नहीं दिखा सकता। ये प्रवासी स्पेनिश व्यक्ति को पीट रहे हैं। इसे देखिए, देखिए यह क्या हो रहा है। तो स्पेन बर्बाद हो गया है, ठीक है, और सिर्फ स्पेन ही नहीं, फ्रांस, जर्मनी भी, ये सब बर्बाद हो गए हैं। लेकिन यूरोप के 2 देश, पोलैंड और हंगरी ने तीसरी दुनिया के प्रवासियों के लिए देश न खोलने की भारी कीमत चुकाई है। पोलैंड बहुत सुंदर है। पोलैंड एक अच्छे मायने में अब भी पुराने दौर जैसा है। पोलैंड में अब भी रौनक भरे शॉपिंग मॉल हैं। पोलैंड में वहां अभी भी उचित दाम है। पोलैंड में बच्चे अभी भी बाहर खेलते हैं। पोलैंड में अब भी साफ मेट्रो स्टेशन है। पोलैंड में अब भी सामुदायिक जीवन कायम है। पोलैंड में वहां अभी भी सुरक्षित सड़कें हैं। पोलैंड में जिंदगी अब भी पुराने दिनों जैसी शानदार है। खूबसूरत, खूबसूरत। मैंने तुम्हें आंकड़े दिखाए थे। इसे देखो, एक डच फिल्म मेकर, यूट्यूबर, वह पोलैंड जाता है और उसे वहां बेहद सुरक्षित महसूस होता है, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं, डच लोग अब एक छोटे से शहर जिसका नाम लुजड्रेट है, वहां प्रतिरोध करना शुरू कर रहे हैं। उन्होंने प्रवासियों के होटल में आग लगा दी है। फिर से ये लोग, ये समाज, ये आपसी भरोसे वाले समाज हैं। ये लोग जुर्माना भी नहीं भरना चाहते, जेल तो और भी दूर है। लेकिन उनकी वैश्विकवादी सरकारें इन तीसरी दुनिया के प्रवासियों को उन पर थोप रही है, जहां चाकू मारे जा रहे हैं और लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है। देखो ये कितना अद्भुत है।
इसकी तुलना मैनचेस्टर से करो। इन बेंचों पर आवारा लोग बैठे होते, लोग अवैध चीजें बेच रहे होते। यहाँ ऐसा नहीं दिखता है ना? बर्लिन में मैं वहाँ डीलर देखता, वहाँ डीलरों का एक ग्रुप देखता। डीलरों का एक ग्रुप वहां होता, और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ सब साफ सुथरा है। देखो यहाँ कितना शांत लग रहा है दोस्तों। सोचो ऐसा करना कैसा होगा। पेरिस, जिसे प्यार का शहर कहते हैं, अब बलात्कार का शहर बन गया है। ना कोई नशा करने वाला, ना कोई नशा बेचने वाला। जब उदाहरण के लिए आप या आप में से किसी को रात में लूटा जाता है तो यहाँ क्या होता है? हम दरवाजे पर नहीं हैं। यहाँ ऐसा नहीं होता। मैं यहाँ पैदल आया। मैं क्राकोव और उसके बाहरी इलाकों में करीब 2.5 दिन पैदल चला और पहले कभी खुद को इतना सुरक्षित नहीं पाया। मैंने यह खुद अनुभव किया है। मैंने बर्लिन को बर्बाद हालत में देखा है, पेरिस को बर्बाद हालत में देखा है और इंग्लैंड के कुछ हिस्सों को भी बर्बाद हालत में देखा है। इनमें कोई भी इलाका श्वेत बहुल नहीं है। मैं ये साफ करना चाहता हूँ। और फिर मैं बेलग्रेड, सर्बिया गया हूँ। मैं प्राग भी गया हूँ, जो खुले बॉर्डर प्रवास से बर्बाद नहीं हुए हैं। मुझे बिल्कुल पता है कि इस आदमी को कैसा महसूस हो रहा है। ऐसी अपार मात्रा में डेटा है जो यह साबित करता है कि शासक अभिजात वर्ग का यह वैश्विकवादी खुले बॉर्डर का एजेंडा एक आपदा रहा है। और देखो पोलैंड, तुम्हें सख्त रहना और अपनी सीमाओं की रक्षा करनी होगी। इसे देखो। पोलैंड में सीमा की दीवार, और आप देख सकते हैं कि लोग बस सीमा की बाड़ को काट रहे हैं और अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वे कुछ तरह की सीढ़ी अंदर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। वे सीढ़ी भी साथ लाए हैं। 15 सेकंड के अंदर 3 लोग, 15 सेकंड के अंदर 4 लोग। लेकिन जैसे ही ये लोग सीमा पार करते हैं, 15 सेकंड के अंदर ही हथियारबंद गार्ड्स तुरंत वहां पहुंच जाते हैं, या तो उन्हें हिरासत में लेने के लिए या फिर उन्हें बाड़ के बाहर वापस ले जाने के लिए। पोलैंड कोई समझौता नहीं करता। यही बात है, यही है। वो शायद उन्हें वापस उसी छेद से भेज देंगे। अब इसकी तुलना यूके से करें। वहां तो उनके लिए सचमुच रेड कारपेट बिछा दी जाती है। इसे देखिए। वे अंदर आते हैं। ठीक है, आप जा सकते हैं। कृपया इस तरफ आइए सर, जैसे एयरपोर्ट हो। किसने सोचा था कि आप उन्हें उंगली देंगे तो वे हाथ पकड़ लेंगे। पेडो सांचेज ने 5 लाख अवैध प्रवासियों को वैध कर दिया। अगले हफ्ते एक और 10 लाख आ गए। अगर वह उन्हें वैध कर देता है तो आपको क्या लगता है क्या होगा? और 2 मिलियन लोग आ जाएंगे। पूरा अफ्रीका यूरोप में रहना चाहेगा। लेकिन इस प्रक्रिया में आपको कोई भी जनशक्ति नहीं मिलने वाली है। आपकी पूरी पीढ़ी की महिलाएं इस सदमे की वजह से मानसिक रोगी बन जाएंगी। ब्रिटेन के ग्रूमिंग गैंग पीड़ितों से पूछिए। आपकी पूरी पीढ़ी के पुरुष या तो कायर बन जाएंगे या फिर इतने गुस्से में आ जाएंगे कि वो राजनीतिक हिंसा में बदल जाएगा। और सबसे बुरी बात यह है कि वे आपकी अर्थव्यवस्था को भी नहीं बढ़ाएंगे। आपका मुख्य तर्क है कि देखिए, हमारे लोग पर्याप्त बच्चे नहीं पैदा कर रहे हैं, हमारी जनसंख्या पिरामिड उलट रही है, हमें शारीरिक श्रमिकों और करदाताओं की जरूरत है। लेकिन वो तर्क भी काम नहीं करता। ये साबित हो चुका है कि ये जहां भी जाते हैं आर्थिक बोझ बन जाते हैं। यही है यूनाइटेड किंगडम। केवल श्वेत लोग ही सरकारी खजाने में शुद्ध योगदान करता है, बाकी सभी लोग शुद्ध रूप से बोझ है। एशियाई लोगों के मामले में एक साल में एक एशियाई व्यक्ति यूके सरकार को 4,135 पाउंड का खर्चा करवाता है। एक अश्वेत व्यक्ति का खर्चा थोड़ा ज्यादा होता है, 4,500 पाउंड। अन्य लोगों का खर्चा 5,300 पाउंड है। मिश्रित लोगों का खर्चा 5,500 पाउंड है। केवल श्वेत लोग ही 1,444 पाउंड अपनी जेब से देते हैं। यह एक उल्लेखनीय स्थिति है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह सब हो रहा है। कोई हैरानी नहीं कि उनका कर्ज बढ़ रहा है, क्योंकि वे बस इन लोगों को पैसे बांट रहे हैं। तो वे अपने उबर डिलीवरी, उबर फूड या जो भी हो उससे थोड़ा सा टैक्स का पैसा लेते हैं और फिर बदले में वे वो सब कुछ उन्हें दे देते हैं। और उनके परिवारों को भी, क्योंकि आप जानते हैं उनकी 4 पत्नियां हैं, कई बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं। क्या पिरामिड योजना है? कितनी दयनीय स्थिति है ये। लेकिन इसे देखिए,
पोलैंड को अपनी सख्त अप्रवासन नीतियों के लिए यूरोपीय संघ से विरोध का सामना करना पड़ रहा है। मुझे लगता है हंगरी को बड़ा जुर्माना देना पड़ रहा है। सिर्फ हंगरी और पोलैंड ने ही यूरोपीय संघ की तीसरी दुनिया के प्रवासियों को देश में आने देने की मांगे नहीं मानी है। यूरोप में बहुसांस्कृतिकता के बहाने इस्लामीकरण का मुद्दा पूरे महाद्वीप में बहस और बेचैनी बढ़ा रहा है। कई यूरोपीय देश जो कभी खुले बॉर्डर और बहुसांस्कृतिक समाजों के समर्थक थे, अब मुस्लिम बहुल देशों से बड़े पैमाने पर हो रही आप्रवासन की अनचाही चुनौतियों से जूझ रहे हैं। यूरोपीय संघ की नीति, जिसमें इस्लामी देशों से आए प्रवासियों का सदस्य देशों में बंटवारा होता है, ने गंभीर तनाव पैदा किए हैं। पोलैंड इस नीति का सख्त विरोधी है और उसने इस्लामी देशों के शरणार्थी स्वीकारने से इनकार किया है। यूरोपीय न्यायालय ने पोलैंड की आलोचना की क्योंकि उसने यूरोपीय संघ के समझौतों का उल्लंघन किया। पोलैंड ने दबाव में झुकने के बजाय अपना रुख मजबूत किया और यूरोपीय संघ व पश्चिमी दुनिया में प्रमुख आवाज बना। शाबाश पोलैंड। मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे आप पर कितना गर्व है। अवैध मुस्लिम प्रवास पर पोलैंड का नजरिया सिर्फ सीमा नियंत्रण या जनसांख्यिकीय बदलाव तक सीमित नहीं है। ये तेजी से वैश्वीकृत दुनिया में अपनी विरासत, संप्रभुता और जीवन शैली की रक्षा के समर्पण को दर्शाता है। और देखिए, कौन भुला सकता है डोमिनिक तासिंस्की का शानदार इंटरव्यू, जिन्हें हाल ही में टूटी आकिया ने टॉमी रॉबिन्सन की रैली में जाने से बैन किया था। इस बेवकूफ औरत को देखिए। पोलैंड ने कितने शरणार्थी लिए हैं? 0। और आपको इस पर गर्व है? अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं, अगर आप मुझसे मुस्लिम, मेरा मतलब मुसलमानों के अवैध आव्रजन के बारे में पूछ रहे हैं, तो पोलैंड में एक भी नहीं आएगा, एक भी नहीं, अगर वो अवैध है। हमने 20 लाख से ज्यादा यूक्रेनियों को स्वीकार किया है जो पोलैंड में काम कर रहे हैं और शांतिपूर्ण है। हम इसका विरोध नहीं करेंगे। वे सांस्कृतिक रूप से मेल खाते हैं, कोई खतरा नहीं, बहुत मिलते जुलते पड़ोसी है, सब ठीक है। हम कोई मुस्लिम स्वीकार नहीं करेंगे, यही वादा था। मैंने अवैध प्रवासियों नहीं, शरणार्थियों के बारे में पूछा था। जीन क्लॉड जंकर, आयोग अध्यक्ष, कहते हैं आप नस्लवादी हैं। आप गर्व करती हैं कि आपने कोई शरणार्थी नहीं लिया। मैं एक सांस्कृतिकवादी हूँ। ये इंटरव्यू मुझे नहीं पता कब लिया गया था। मुझे लगता है ये कुछ समय पहले लिया गया था। खैर, ये रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद का होना चाहिए। तो क्या 2022? तो ये शायद 3 साल पुराना हो सकता है। शानदार। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मैं एक सांस्कृतिकवादी हूँ। मैं अपनी जीवन शैली की रक्षा करना चाहता हूँ। ये नस्लवाद नहीं है, ये आत्मसंरक्षण है। बिल्कुल, हमारे लोग सरकार से यही उम्मीद करते हैं। इसी वजह से हमारी सरकार चुनी गई थी। इसीलिए पोलैंड सुरक्षित है। इसी वजह से हमारे यहाँ एक भी आतंकी हमला नहीं हुआ। पोलैंड की सड़कों को देखिए। लोग हमें पॉपुलिस्ट, राष्ट्रवादी या नस्लवादी कह सकते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस अपनी फैमिली और देश की चिंता है। दोस्तों, यही वही रवैया है जो हमें हर एक पश्चिमी नेता से चाहिए। यही वो रवैया है जिसकी आपको जरूरत है। अपने जीवन शैली बनाए रखने की चाह में कोई बुराई नहीं। मुसलमानों से पूछे, वे बताएंगे बिकिनी ना पहने, गैर मुस्लिम मक्का में नहीं जा सकते। यही उनका तरीका है। मैं पहले सोचता था कि मुझे सऊदी अरब को उपदेश देने का अधिकार है, या शायद मुझे ऐसा लगता था। वैश्विकवादियों के पास ये एजेंडा है, जैसे ये उनके स्वभाव में ही है। उन्हें लगता है कि हमें दुनिया को ठीक करना है। नहीं, जानते हो क्या, हम दुनिया को ठीक नहीं कर सकते। मुझे उपदेश देने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है, यहां तक कि पाकिस्तान, मेरा जन्म देश, जानते हो क्या, जो चाहो करो, जैसे चाहो जियो। अगर 7वीं सदी में जीना है तो शौक से जियो। लेकिन अब मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि मैं अपने नए साथी देशवासियों को हर संभव तरीके से बताऊं कि इस संस्कृति को यहां न आने दें। उन्होंने अपने देशों को बर्बाद किया। वे अपनी मध्ययुगीन बर्बर समाज में खुश हैं और वे उन आदर्शों को आपके देश में निर्यात करेंगे। वे ऐसा करेंगे, वे खुद को रोक नहीं सकते। जैसा मैंने शुरू में कहा था, अब कोई इसे नकार नहीं सकता। मैंने आपको स्पेन के वीडियो दिखाए। मेरे पास माइग्रेंट्स नाम की एक प्लेलिस्ट और फोल्डर है। वहाँ सचमुच सैकड़ों वीडियो है, शायद 100 वीडियो होंगे, मुझे नहीं पता। वहाँ बहुत सारे सबूत है। बस उन वीडियो में से 5 या 6 देख लो, आप मुझसे सहमत हो जाओगे, आप मेरी तरफ आ जाओगे। सिर्फ कोई पागल, अज्ञानी, वोक अपनी विचारधारा और कट्टरता से अंधा ही इससे अलग कुछ कहेगा। तो पोलैंड
बहुत अच्छा किया। पोलिश लोग और देशभक्त धीमे नहीं हो रहे हैं। मेरे पसंदीदा यूट्यूबर टायलर ओलिवियरी पोलैंड गए और डोमिनिक का इंटरव्यू लिया। अब मैं इस वीडियो की मुख्य बातें चलाने जा रहा हूँ। मान लीजिए मैं इस दीवार के पार जाना चाहता हूँ, मैं दीवार तोड़कर निकल जाता हूँ, उसके बाद मेरे साथ क्या होता है? तुम कुत्ते की तरह मर जाओगे। यूरोपीय संघ में सबसे कम बेरोजगारी पोलैंड में है। कोविड के बाद सबसे ज्यादा जीडीपी पोलैंड, सबसे कम कर्ज में से एक पोलैंड। ये डोमिनिक है जो पोलैंड से यूरोपीय संसद के सदस्य हैं। वो देश जिसने अभी अभी एक नया कानून पास किया है जिसमें अपनी सीमा में अवैध रूप से घुसने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को गोली मारने और मार डालने की अनुमति दी गई है। दुर्भाग्यवश हमारे एक सैनिक की भाले से हत्या कर दी गई क्योंकि वे ऐसा व्यवहार करते हैं। जानवरों की तरह। दुर्भाग्यवश वे सभ्य लोगों की तरह व्यवहार नहीं करते। हमारे पास ये सीमा है, इसलिए हम पूरे यूरोप की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन पोलैंड की सख्त सीमा नियंत्रण नीति और सीरिया और अफगानिस्तान जैसे गैर पड़ोसी देशों से शरणार्थियों को न लेने की वजह से यूरोपीय संघ ने हर उस व्यक्ति के लिए 22,000 यूरो का जुर्माना प्रस्तावित किया है जिसे पोलैंड लेने से इनकार करता है। और दोस्तों जरा इसे देखो। क्या यूरोपीय संघ से नफरत करने के लिए इतना काफी नहीं है? पाकिस्तान के चलते यूरोपीय संघ ने प्रति व्यक्ति 22,000 यूरो जुर्माना प्रस्तावित किया। 22,000। मुझे लगता है कि पोलैंड को कहना चाहिए, माफ कीजिए, देखिए मुझे नहीं पता। शायद उन्हें पोलैंड के यूरोपीय संघ से बाहर निकलने की जरूरत है। यही उन्हें चाहिए। ईयू एक संगठन के रूप में एक बहुत बड़ी आपदा साबित हो रहा है। यह पहले एक व्यापारिक समूह था। आपको एक व्यापारिक समूह होना चाहिए था। वे अमेरिका से प्रतिस्पर्धा करना चाहते थे। वे लाल फीताशाही हटाकर अपने व्यापारिक संभावनाओं को अधिकतम करना चाहते थे, लेकिन इसके बजाय उन्होंने और ज्यादा लाल फीताशाही लगा दी और अब वे राजनीतिक फैसले लेने लगे हैं। क्यों? मैं पहले यूरोपीय संघ में विश्वास करता था क्योंकि मैं वैश्विकवादी था और मुझे लगता है कि यूरोपीय संघ काम कर सकता था क्योंकि यह केवल यूरोपियों के बीच था, क्योंकि उनकी समान मूल्य प्रणाली है, समान सभ्यतागत संरचना है, समान इतिहास है, साझा नायक हैं। शायद कुछ अंतर होंगे अगर आप द्वितीय विश्व युद्ध से पहले देखें, लेकिन उन्होंने सामूहिक रूप से एक सबक सीखा क्योंकि पूरा महाद्वीप 1939 से 1945 तक युद्ध में था। तो उन्होंने एक सबक सीखा, लेकिन फिर वे बहुत ज्यादा वोक हो गए। जाहिर है सभी नहीं, लेकिन उनमें से कुछ हो गए। उन्होंने कहा, छोड़ो ये सब। तो उन्होंने वो सबक समझे और एक दूसरे के बीच वीजा प्रतिबंध हटा दिए और मिलकर मुझे लगता है कि सब ठीक चला, सब ठीक था। मुझे लगता है कि ब्रिट्स समझ गए हैं कि मेहनती पोलिश प्रवासी अफगानिस्तान, इरिट्रिया या पाकिस्तान से आए प्रवासियों से बेहतर है। सबक मिल गया। लेकिन ब्रुसेल्स एक गंदा शहर है। मैंने एक वीडियो देखा, ब्रुसेल्स एक बहुत बड़ा गंदा शहर है। तो उन सभी ईयू राजनेता अपनी खराब नीतियों के परिणाम हर दिन देखते हैं, लेकिन फिर भी वे बदलते नहीं हैं। पोलैंड डोमिनिक जैसे लोगों को लेने से इनकार करता है और इसी वजह से उसे इस्लामोफोबिक या फांसीवादी कहा जाता है। जीन क्लॉड जंकर आयोग के अध्यक्ष कहते हैं कि आप नस्लवादी हैं और शरणार्थी न लेने पर गर्व करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि यही हमारे लोग अपनी सरकार से उम्मीद करते हैं। यही सबसे पहली बात है। इसी वजह से पोलैंड इतना सुरक्षित है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपने परिवार और देश की परवाह करता हूँ। दीवार देखकर समझता हूँ कि यह मेरे भविष्य के बच्चों के लिए है। क्या पोलैंड की सख्त सीमा नीति सफल है? क्या इसकी वजह से पोलैंड बाकी यूरोप की तुलना में काफी ज्यादा सुरक्षित है? क्या लोग खुली सीमाएं चाहते हैं? हम नस्लवादी पैदा हुए हैं, हमें इस पर गर्व है। मैं अपने देश में कोई प्रवासी नहीं चाहता, समझे? धन्यवाद भाई। डोमिनिक से मिलने से पहले मैं पोलैंड की राजधानी वार्सो गया ताकि देख सकूं कि स्थानीय लोग पोलैंड की सीमा और अब वहां की सीमा गश्ती के बारे में क्या सोचते हैं। तो हाँ, मैंने पूरा वीडियो देखा। ये टायलर ओलिवियरी के चैनल पर है। 1.7 करोड़ व्यूज। वाह, ये आदमी तो लेजेंड है। हमें और हर पश्चिमी देश को भी ऐसा ही होना चाहिए। जो आप है उसके लिए माफी मत मांगिए। अपनी जीवन पद्धति की रक्षा करने के लिए माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हमें इन देशों को बचाना है तो हर पश्चिमी देश में ऐसी ही दृढ़ता चाहिए